नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज शर्मिष्ठा मुखर्जी की, यानी पूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी की। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एएनआई को एक इंटरव्यू क्या दिया। कांग्रेस में एक प्रकार से भूचाल मच गया है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि कांग्रेस अब कोई कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें सभी नेताओं का सम्मान हो, बराबर सम्मान हो। कांग्रेस तो बस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, और वो भी परिवार में भी बस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है। कांग्रेस नेताओं की कांग्रेस नहीं है। यानी कि अब समझिए कि एक प्रकार से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस को लेकर जो लोगों के बीच धारणा है उसको पूरी तरह से बदल दिया है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा इसमें कि जो प्रणब मुखर्जी की जो डायरी है, उस डायरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रणब मुखर्जी ने क्या लिखा है। जब प्रणब मुखर्जी संघ कार्यालय गए थे, आरएसएस कार्यालय, तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, इस सब का जिक्र शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने इंटरव्यू में किया है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, जो ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो कांग्रेस को लेकर कहा है, उस पर आपकी एक पहली प्रतिक्रिया, छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे, उसके बाद हम इसके अलग अलग जितने भी सवाल हैं उसको लेंगे। नमस्कार प्रवीण जी। देखिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी का बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रणब मुखर्जी की वो सुपुत्री हैं और प्रणब मुखर्जी गांधी परिवार और कांग्रेस से लंबे अरसे तक जुड़े रहे, चाहे वो इंदिरा जी हो, उसके बाद राजीव जी, फिर सोनिया जी और थोड़ा बहुत राहुल गांधी के साथ। और निश्चित रूप से जो गांधी परिवार के साथ उनकी बातचीत होती होगी या जो गांधी परिवार के प्रति उनकी राय होगी प्रणब मुखर्जी की, वो अपने बच्चों और परिवारों से साझा करते होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो इससे एक समझ मिलती है कि आखिर प्रणब मुखर्जी और उनकी पुत्री कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, क्या कंक्लूजन पर आई है। देखिए, जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पहले कई तरह के विचारों का, कई तरह के राजनेताओं का एक समूह थी, लेकिन आज वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, वो राहुल कांग्रेस बन के रह, और ऐसा राहुल कांग्रेस बन के रह गई है जिसमें कांग्रेस की लगातार विफलताओं पर विफलताओं की जिम्मेदारी लेने के राहुल गांधी तैयार नहीं। यानी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो कहते हैं कि ये स्केप वेलोसिटी जैसी होती है, उसी तरह स्केप पॉलिटिक्स है, पलायनवादी पॉलिटिक्स। कि हम कोई, देखिए, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की बारी आई तब तो कोई नहीं बना कांग्रेस में, तब तो राहुल जी ही बने, क्योंकि उसमें कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल है, उसमें कैबिनेट मंत्री की सुविधा इनडायरेक्टली तो बोल ही दिया उन्होंने। लेकिन वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस हार रही है और लगातार हार रही है, कांग्रेस की जमीन सिकुड़ती जा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर राहुल जी नहीं लेंगे तो जब पूरी पार्टी। वैसे भी संजीव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और ना बनने में कोई फर्क तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो खड़गे जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किस प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये सभी ने देखा है। कि जब एक नेता पहुंचते हैं अपना इस्तीफा लेकर, तो खड़गे जी कहते हैं कि ये इस्तीफा आप उनको ना राहुल गांधी को दे आइए, क्योंकि वही फैसला लेंगे कि आपका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी किस प्रकार के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, ये सभी को पता है। एक प्रकार से रबर स्टंप अध्यक्ष ही हैं खड़गे जी। ठीक है, देखिए, खड़गे जी रबर स्टाम्प हैं, बीजेपी में भी जो अभी नितिन नवीन जी है वो भी रबर स्टाम्प हैं, लेकिन बीजेपी में जीत हार का श्रेय मोदी जी को ही जाता है या अमित शाह जी को ही जाता है, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी है। लेकिन मोदी जी हार या हार की जिम्मेदारी तो लेते हैं, अमित शाह जी हार की जिम्मेदारी तो लेते हैं, और तो जीत का श्रेय भी उनको जाता है। उनके फेस पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, तो वो जिम्मेदारी तो ले रहे हैं ना, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लीजिए उनके ही पसंद का हो। लेकिन राहुल जी के पसंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन राहुल जी कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी नहीं। दूसरी बात जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कही कि कांग्रेस के जितने भी अनुभवी नेता वो सब एक एक करके राहुल गांधी ने सबको हटा दिया सैलरी।
और वैसे लोगों को रखा जो जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जिनका संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं है और जो केवल जी हजूरी के सिद्धांत में यकीन करते हैं, यानी कोई भी उनको खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए ये बात वहां भी कश्मीर के जो नेता हैं, उनका नाम कलाम साहब करके कुछ नाम है उनका, वो उन्होंने बोला था कि कैसे राजीव गांधी उनको काम करने की पूरी छूट देते थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और कैसे राहुल गांधी जो कहते थे कि राहुल गांधी एक साइकिल रिक्शा चलाने वाले जैसे हैं पॉलिटिक्स में और मोदी जी मिग 29 है। तो 24/7 और 365 दिन राजनीति जो है करनी होती है, लेकिन राहुल जी कब भारत में रहते हैं, कब गायब होकर चले जाते हैं इटली, कभी गायब होकर चले जाते हैं जर्मनी, ठीक है जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन भी जब वो कमाल है, विदेश, लेकिन संजीव जी अगर प्रधानमंत्री इटली जाते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, राहुल जी इटली जा रहे हैं तो आप बोलने लगे हैं। देखिए प्रधानमंत्री का एक आधिकारिक दौरा होता है, देखिए कोई छोटा नेता बोले ये बात तो मान भी लीजिए, लेकिन गांधी परिवार ने तो एक डंडे से इस देश में हुकूमत किया है, क्या उनको पता नहीं है उनके परिवार से इतने प्राइम मिनिस्टर होते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं, कोई निजी दौरे पर तो नहीं जाते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और वो ऐसा है उसकी बात क्या क्या उसकी जानकारी, देखिए प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का एक प्रोटोकॉल है, उसकी जानकारी विदेश मंत्रालय देता है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाने से पहले महामहिम राष्ट्रपति से मिलते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं और जब वो लौट के आते हैं तो फिर उनको महामहिम राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं और विदेश मंत्रालय जो है वो माइन्यूट से जारी करता है उस यात्रा का क्या क्या हुआ, क्या क्या एग्रीमेंट हुए। तो प्रधानमंत्री का तो एक प्रोटोकॉल है, उसको कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। जी जी एक सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि एक तरफ जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे वो अपनी डायरी में जो खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है उसके बारे में वो लिख रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नरेंद्र मोदी की विदेश नीति जो है बिल्कुल क्लियर है और भारत के पक्ष में है, लेकिन इसको कांग्रेसी या जो विपक्षी नेता है वो लगातार विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री को घेरते रहते हैं, उनके ऊपर हमला बोलते रहते हैं। तो आखिर क्या ये प्रणब मुखर्जी ज्यादा विदेश नीति को समझते थे या फिर राजनीति को समझते थे या आज के जो इनके प्रवक्ता हैं वो ज्यादा समझने लगे हैं? देखिए विपक्ष के नाते कांग्रेस को और तमाम रीजनल पार्टियों को सरकार की किसी भी नीति इंक्लूडिंग फॉरेन पॉलिसी, इंक्लूडिंग डिफेंस पॉलिसी, इसकी आलोचना का अधिकार है और ये होना भी चाहिए। लेकिन देखिए राष्ट्रीय कोई नेशनल पॉलिसी है उस पे जरूर सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं उदाहरण देता हूं, मुंबई में 26/11 का जो हमला हुआ था वो भारत के आर्थिक राजधानी पर हमला, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई पर हमला, और वो भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत में आने वाले इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करने के मकसद से आईएसआई और पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी। क्या तत्कालीन सरकार, क्योंकि मनमोहन जी अब इस दुनिया में नहीं है, क्या तत्कालीन सरकार ने पाकिस्तान पर एक गोली भी चलाई? पाकिस्तान के मुल्लावादी सैनिकों को जिनका नारा जिहाद फी सबीलिल्लाह है, क्या उन पर एक बम भी मारा? तो ये कौन सी विदेश नीति थी? ये क्या बहुत अच्छी विदेश नीति थी कि दिल्ली के हर बस में लिखा रहता था अपने अपने जान और माल की रक्षा स्वयं करें, गाड़ी में बैठने बस में बैठने से पहले नीचे देख ले बम है या नहीं है। एक एक पब्लिक असुरक्षित था। 2014 के बाद हुई है आतंकवादी गतिविधियां, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस फेल्योर भी हुआ है, सरकार की भी विफलता हुई है, लेकिन क्या घटना में कमी नहीं आई? आतंकवादी घटना में क्या 370 हटने के बाद कश्मीर में पत्थरबाज गायब नहीं हो गए? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेशी भागने नहीं लगे? जो सत्य आंखों से दिख रहा है उसको भी आप डिनाई कर रहे हैं, ये गलत बात है। एक बात हो, जब पहलगाम हुआ या इससे पहले उड़ी हुआ, जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया था बिल्कुल पाकिस्तानियों ने, तो क्या बदला नहीं लिया गया? सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के भीतर घुस के मिराज फाइटर ने अटैक किया था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का कोई हवाई पट्टी सुरक्षित नहीं था।
हर जगह आतंकवादियों को मारा गया, मिसाइलें गिरी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर गए। लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी ने कभी यह चर्चा नहीं की कि आखिर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सप्रेस कैसे किया भारत ने। क्या यह भारत की सेना की सफलता नहीं है? क्या यह भारतीय वायुसेना की ताकत नहीं है कि सारे उनके जितने भी ड्रोन्स आए, मिसाइल आए, सबको ध्वस्त कर दिया गया, कोई दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया, और हमने उनके इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, पेशावर कहीं छोड़ा? कहीं छोड़ा? तो आपने सरकार चलाया, आपको पता होगा, कांग्रेस को पता होगा कि ये कितनी बड़ी सैनिक सफलता है। देखिए, लोग कहते हैं इजराइल गाजा पे हमला, गाजा के पास कौन सी सेना है, कौन सा परमाणु बम है? लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना ने परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान, जिसके पीछे चीन और तुर्की जैसे देश खड़े थे और जिसके पीछे अमेरिका खड़ा था, उसको भी तबाह करने में 3 दिन का समय लगा है। 3 दिन में तबाह कर दिया। और अब तो राफेल 36 के वो मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी हुए, यानी सारे राफेल सुरक्षित हैं। तो जो पूछते थे कांग्रेस के नेता कितने राफेल गिरे, तो ये बताओ, अगर राफेल गिरे होते तो मेंटेनेंस 36 राफेल के लिए जारी हुआ। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान, यहां तक कि चीन की भी क्षमता नहीं कि राफेल को गिरा सके। जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है, उसमें सवाल ही नहीं उठता कि चीन और पाकिस्तान के पास वो क्षमता हो। वो फर्जी J-20 J-35 ना दिखाए, वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं है। चाइना की टेक्नोलॉजी, वेनेजुएला में जो उसका अपहरण किया राष्ट्रपति का, उसके तो आप देखिए कि चाइनीज वहां पे सारे सिस्टम लगे हुए थे, एयर डिफेंस सब खत्म हो गए, सारे रडार 1 मिनट में। तो और इसको खमनई को 1 मिनट में मार गिराया अमेरिका ने। तो ये कह रहा हूं कि बार बार आप विपक्ष हैं, आप देश का विरोध मत कीजिए, आप सरकार की नीतियों का विरोध। जब राष्ट्र के सम्मान का मुद्दा है जी, जब राष्ट्र के सम्मान का मुद्दा है, तब ये सवाल पूछना। आप देखिए, जो खड़गे ने बोला, जो राहुल गांधी ने बोला, उसको लेकर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जा रहा है। क्या कांग्रेस के लिए शर्म की बात नहीं है? कांग्रेस अगर ये दावा करती है, राहुल कांग्रेस की, उनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो तुम्हारे दिए हुए स्टेटमेंट को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में क्यों ले जाता है? भाई, तुम ऐसा स्टेटमेंट कैसे देते हो? एक आखिरी सवाल संजीव जी, कि जो प्रणब मुखर्जी जब संघ कार्यालय गए थे, तो उस वक्त जो है बहुत हाय तौबा मचा था, खास करके, और ये कांग्रेस के लोगों ने भी मचाया था और बहुत सारे विपक्षी दलों ने भी मचाया था। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में जो लिखा है, उसका जिक्र जो है वो शर्मिष्ठा मुखर्जी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि प्रणब मुखर्जी ये कहते थे कि लोकतंत्र में जितनी भी आवाजें हैं, जितने भी विचार हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए, और अगर उसमें आरएसएस भी है तो उनके विचारधारा की भी सम्मान होनी चाहिए। तो आखिर क्या ये कांग्रेसी बाकी कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता था जो ये लोग विरोध करने लगे थे उनका? नहीं, इसमें देखिए, प्रणब मुखर्जी ने जब वो गए आरएसएस मुख्यालय, तो जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें नेहरू की पॉलिसी, सरदार पटेल की पॉलिसी, कांग्रेस की नीतियों, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्यों का ही जिक्र किया। कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने आरएसएस की पॉलिसी या आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में बोला, तब भी मुखर्जी जी को अपमानित किया गया। दूसरी बात है, थोड़ा राहुल गांधी पता करें, जब 1962 में चाइना का अटैक हुआ था, उसके बाद का जो रिपब्लिक डे था, उसमें आरएसएस के जो कार्यकर्ताओं को पथ संचलन की अनुमति नेहरू जी ने क्यों दी थी? उस समय तो नेहरू जी जिंदा थे ना। क्यों बुलाया? आरएसएस से मदद ली थी क्यों? और या आरएसएस के स्वयंसेवकों की गतिविधि से प्रसन्न होकर नेहरू जी ने उनको भी रिपब्लिक डे परेड में आमंत्रित किया था शामिल होने। थोड़ा राहुल जी पढ़े अपने नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी को बहुत ही अलग तरीके से कांग्रेस ने समझा, और नेहरू जी को के बारे में बहुत सारे अलग तरीके से आरएसएस ने भी समझा। दोनों की अपनी व्याख्या है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि सामने उन्होंने आरएसएस के वर्करों को बोला कि आप पथ संचलन करिए रिपब्लिक डे परेड पर। तो क्यों किया? अगर वो मानते नेहरू जी कि आरएसएस की विचारधारा देश विरोधी विचारधारा है, तो प्रधानमंत्री रहते चाइना के युद्ध के बाद उनको मौका क्यों दिया पथ संचलन करने के लिए? मोदी जी तो ये नहीं कर रहे हैं, नेहरू जी ने कर दिया। आप सोचिए, अगर मोदी जी कहे कि आरएसएस के वर्कर पथ संचलन रिपब्लिक डे में शामिल होंगे, तो आज क्या होगा? आज कांग्रेस और विपक्षी दल क्या बोलेंगे? लेकिन नेहरू जी ने तो 62 के बाद वाले रिपब्लिक डे में कर दिया था ये काम। चलिए,
चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।